Hello my dear students. So let's begin with our next numerical exercise, numerical number 12. Pay attention. A bob of mass 0.1 kilogram hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long. So this is the ceiling, and from this ceiling a bob is hung. बॉब का मास दिया हुआ है तुम्हें m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम. Ready? And the length of the string is given. It is a 2 meter long. Is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. Mean position is this. When you oscillate this bob, so it will move like this. Ready? It will oscillate along this path. This position is known as a mean position. And here always remember, देखो ये जो होता है ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट. तो जब भी बॉब यहाँ पे आता है लास्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0. इसके बाद वो यहाँ पे स्टार्ट करता है. So during this motion, during this side motion, velocity is continuously increasing, and we can say at mean position its velocity is maximum. और वो velocity की वैल्यू तुमको दे रखी है, it is a 1 meter per second. फिर इसके बाद बॉब यहाँ पे ट्रैवल करेगा और यहाँ पे velocity decrease, again velocity 0. So these both the points are known as the extreme points, और extreme points पे velocity 0 होती है और mean position पे उसकी velocity maximum होती है, और वो velocity हमें दे रखी है 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at the one of its extreme position? One of its extreme position मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर हमारा बॉब पहुंचा है, यहां पे है, और अगर उसको कट करते हैं, तो अब ये बॉब कहां पे जाके गिरेगा? सो आंसर आएगा एट ईच एक्सट्रीम पोजीशन, द इंस्टेंटेनियस velocity of the bob is 0. Ready? तो यहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, जो हमें पता है. तो अगर यहां से अगर थ्रेड को काट देते हैं तो 0 वेलोसिटी है, तो यहां से वो सीधा फ्री फॉल करेगा. रेडी? इफ स्ट्रिंग इज कट at the extreme position, the bob is under the action of gravity G only. Hence, it will move vertically downward. यहां पे अगर स्ट्रिंग को कट करेंगे तो सीधा नीचे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट बन जाएगा. बट अगर ऑप्शन बी मतलब पार्ट बी में क्या बोलते हैं, एट इट्स मीन पोजीशन, यहां पे आके अगर कट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे अगर थ्रेड को कट करते हैं तो अगर बॉब यहां से ऐसे जा रहा है और कट किया है हमने, तो ये यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है. सो ड्यू टू दिस वेलोसिटी यहां से वो टेंजेंट बनाएगा और टेंजेंट के बाद ऐसे गिर जाएगा. और अगर सेम चीज हो रही है कि अगर बॉब हमारा यहां से ट्रैवल करता करता यहां पे आता है और ऐसे मोशन में अगर काटते हैं तो वो ऐसे गिराएगा. तो पार्ट बी में वो यहां पे पैराबोलिक पाथ बनाएगा. क्या बनाएगा? पैराबोलिक पाथ. इसके लिए एक पैराग्राफ भी है, वो पैराग्राफ में आपको पिक खींच के इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको 4th चैप्टर के
एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के पिक नहीं सेंड किए हैं तो आप मुझे मैसेज में याद दिला देना कि सर बाकी है, तो मैं क्या सेंड कर दूं एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसको सेंड किया है कि नहीं। चलो सम नंबर 13, अ मैन ऑफ मास 70 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ वेटिंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग। तो ये लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट में क्या है कि भाई एक वेट मशीन है। रेडी, चलो, और यहां पे एक पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है। मास ऑफ मैन कितना है 70 किलोग्राम। चलो पहला केस है कि लिफ्ट जो है अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई हमें फाइंड क्या करना है, अच्छा ए बी सी और सी के बाद क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस। मान लो कि लिफ्ट ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये वेटिंग स्केल जो है वो कितना वेट दिखाएगा। रेडी, तो यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मीन्स नो वर्चुअल एक्सेलरेशन, मीन्स नो सूडो फोर्स या फिर नो वर्चुअल फोर्स। तो एक ही फोर्स बचेगा, वो है नीचे लगेगा mg। तो यहाँ पे वेटिंग स्केल कितना वेट दिखाएगा, w इजिकल टू mg जितना। मास दिया 70 और g की वैल्यू लेनी है 10, सो ये हो जाएगा 700 न्यूटन। वेटिंग मशीन इतना वेट दिखाएगा, कितना 700 न्यूटन। चलो ऑप्शन बी, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अभी लिफ्ट नीचे जा रही है, डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो तो अब क्या होगा, मान लो कि लिफ्ट नीचे जा रही है, अब यहां पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कहां लगता है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लिफ्ट नीचे जा रही है इतने एक्सेलरेशन से, तो सूडो फोर्स लगेगा ऊपर ma जितना। तो अब यहाँ पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा, नीचे लग रहा है mg उसको ले लो प्लस, और ऊपर लग रहा है ma उसको ले लो माइनस। तो यहाँ पे वेट होगा mg माइनस a। वैल्यूज डालो, m की वैल्यू है 70, g की वैल्यू है 10 और एक्सेलरेशन हमें दिया है 5। तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, 5 इंटू 70, तो आंसर आएगा 350 न्यूटन। ठीक है, सिंपल। अगर एक्सेलरेशन होता है तो ही वर्चुअल फोर्स ma लगेगा, और वर्चुअल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जहां पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्चुअल फोर्स लगेगा। नाउ नेक्स्ट, सी, उसमें केस सी दिया हुआ है, अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई क्या होगा, देखो अभी लिफ्ट जो है हमारी लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है। अब लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है, मतलब अब हमारा एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो वर्चुअल फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो अब दोनों ही फोर्स नीचे लग रहा है, तो हमारा वेट क्या दिखाएगा, mg प्लस ma। सो नाउ हमारा वेटिंग स्केल दिखाएगा mg प्लस ma। सो w इजिकल टू m g प्लस a। सो मास दिया हुआ है हमें 70, ग्रेविटी है 10 और एक्सेलरेशन हमें दिया है 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 1050 न्यूटन। चलो फिर है ऑप्शन डी, मतलब केस नंबर डी, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म इज फेल्ड एंड
इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। मतलब मान लो कि ये जो लिफ्ट है कि ये लिफ्ट में ऊपर केबल होता है, सबको पता है। मान लो ये केबल टूट गया और अब ये फ्री फॉल कर रहा है। अब फ्री फॉल मतलब अब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है ऐसा। अब वो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा? अब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जितने एक्सेलरेशन से गिरेगा। मतलब अब लिफ्ट पे एक्सेलरेशन लग रहा है g, तो लिफ्ट का केबल टूट जाएगा तो लिफ्ट नीचे गिरेगी। अब लिफ्ट नीचे गिरेगी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। तो वर्चुअल फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। तो अब हमारा वर्चुअल फोर्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऊपर की डायरेक्शन में ही लगेगा। पर कितना लगेगा? mg, क्योंकि अब हमारी लिफ्ट g जितने ग्रेविटेशन से नीचे गिर रही है, क्योंकि अब ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गया, केबल टूट गया है। तो टोटल फोर्स क्या है? ऊपर भी mg, नीचे भी mg, तो mg माइनस mg। सो हियर वेट mg माइनस mg, तो हमारा वेट हो जाएगा 0। इसको वेटलेसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14। चलो यहां पे एक फिगर दिया हुआ है, ग्राफ इज गिवन। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। एक्स दिया हुआ है मीटर में और टाइम दिया हुआ है सेकंड में। रेडी? यहां पे है 0, ये 3, मतलब ये 3 मीटर हो गया, और यहां पे दिया है 4 और ये सेकंड्स में। ठीक है, चलो अब इसको ऐसे यहाँ पे, हाँ, तो ये ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। हाँ, यू हैव टू कंसीडर द स्ट्रेट लाइन। और यहां से फिर ये ऐसा भी दिया हुआ है, ये ग्राफ है। दिस डार्क लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ। ओके, फिगर shows the position time graph of a particle of mass 4 kilogram. Here mass is given, it is a 4 kilogram. What is the force on the particle? हमें force find करना है। Find force for case number A, t less than 0 के लिए। केस नंबर B, t greater than 4 सेकेंड के लिए। और केस नंबर C, 0 और 4 सेकेंड के बीच में। ये 3 केस में कितना फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तीनों केस में कितना फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। चलो नाउ, ओके, सो here we can let's talk about the case number 1, when our time is less than 0. 0 टाइम ये है, ये 0 से ग्रेटर टाइम है और ये 0 से लेस टाइम है। so here they are talking about this portion. now during this much time हमारा पोजीशन क्या है? 0 है ना, क्योंकि पोजीशन का ग्राफ ऊपर है। अगर हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा तो हमने पोजीशन चेंज की है, बट ड्यूरिंग दिस टाइम ग्राफ ऐसा ही जा रहा है, मीन्स हमारी पोजीशन 0 की 0 ही है। सो हियर इन केस t लेस देन 0, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज remains to 0, means object is not changing its position. Object is not changing its position means it is in the rest position. So ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स कितना लग रहा है? 0, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा होता तो अपनी पोजीशन चेंज करता। नाउ बी, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड। सो फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड वी कैन से कि यहां पर भी पोजीशन कितनी है? 3,
तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन 3 की 3 ही है. सो हियर ऑल्सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स 3 meter. Position of object remains 3 meter. Means again object is not changing its position. Again वो रेस्ट पोजीशन में ही है. सो फोर्स कितना हो जाएगा 0. नाउ केस नंबर C. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द टाइम बिटवीन 0 to 4 सेकेंड. 0 और 4 सेकेंड के बीच में क्या हो रहा है, तो ये. सो बिटवीन 0 to 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम 0 to 3 मीटर. 0 से 3 मीटर तक अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट. अब ये देखते हैं कि पोजीशन चेंज कर रहा है मीन्स वेलोसिटी है उसके पास. अब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं वो देखना है. सो वी कैन से स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ शोज वेलोसिटी. हमें पता है कि एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ हो और उसका स्लोप है वो वेलोसिटी देता है. और चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि ये अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप कांस्टेंट होता है. और स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो फोर्स 0. तो ये केस में भी फोर्स नहीं लग रहा. क्यों? पोजीशन तो चेंज कर रहा है. पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी है उसके पास. बट वो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है. कैसे पता चला? तो एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है. और अगर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हो तो स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. रेडी? तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो टोटल फोर्स 0. चलो आगे क्या फाइंड करना है? इसका पार्ट बी भी है. सो पार्ट बी में हमें फाइंड करना है impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 second. We have to find impulse at t is equal to 0 second. पहले इसके लिए देखते हैं. तो भाई इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. रेडी? ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें से अगर डेल्टा टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो F डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी. तो ये इम्पल्स होता है या फिर ये इम्पल्स होता है. ठीक है, तो हम डेल्टा पी से फाइंड करेंगे. हमें फाइंड करना है t इज इक्वल टू 0. तो 0 से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी वो देखते हैं और 0 के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या है वो हम देखते हैं. सो डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. इसमें से m कॉमन निकालो तो होता है v माइनस u. भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है कितना? 4 किलोग्राम. सो 4 फाइनल वेलोसिटी. अब t इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है तो ये हो गया इनिशियल पोर्शन, ये हो गया फाइनल पोर्शन. तो इनिशियली तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी? तो हमने आगे प्रूव किया था कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी थी 0. तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0. यहाँ पे वेलोसिटी है 0 के बाद ये पूरे में हमारी वेलोसिटी है और वो भी कांस्टेंट है. अब कितनी? वो वेलोसिटी तो फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है फाइनल वेलोसिटी में. तो उसके लिए हम स्लोप का यूज करेंगे. सो वी नो दैट कि वेलोसिटी एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा. और स्लोप होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल. तो ये पोर्शन कितना है? ऑब्वियसली ये पोर्शन है 3 और ये वाला पोर्शन कितना है? 4. सो वेलोसिटी इज 3/4 और 3/4 जब करेंगे सो इट विल गिव यू 0.75 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी है 0.75.
अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स हो गया इतना एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। सेम थिंग वी हैव टू फाइंड इम्पल्स, क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरा इम्पल्स फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे इम्पल्स क्या होगा ये भी एक फाइंड करना है। तो 4 सेकेंड के जस्ट पहले वेलोसिटी क्या थी और जस्ट बाद में वेलोसिटी क्या थी। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन निकाल दो, वी माइनस यू। मास है हमारा 4 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी तो 4 के बाद ये वेलोसिटी कितनी थी, ऑब्वियसली 0, हमने प्रूव किया ही है। और आगे वाली वेलोसिटी कितनी है 0.75। सो सेम हमें इम्पल्स मिलेगा यहाँ पे बट नेगेटिव डायरेक्शन में, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। सो हियर वी हैव अ 2 टाइप ऑफ इम्पल्स। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पल्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा और यहाँ पे इम्पल्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा एंड वैल्यू इज सेम फॉर बोथ। रेडी? ओके, सो नाउ अगेन इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15। Two bodies of mass 10 kg and 20 kg are respectively kept on a smooth horizontal surface. Always remember my dear students, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो समझ लेना है कि पूरे केस में कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द स्मूथ सरफेस। एंड डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। सो एक ऑब्जेक्ट है छोटा और उसके बाद है एक ऑब्जेक्ट बड़ा। रेडी? चलो, नाउ द masses are 10 kilogram and 20 kilogram respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string। ये हमारी लाइट स्ट्रिंग है। चलो, a horizontal force F is equal to 600 Newton is applied to, पहले केस में A में देना है फोर्स, ये है A ऑब्जेक्ट और ये है B ऑब्जेक्ट। पहले A को फोर्स देना है फिर B को फोर्स देना है along the direction of string। ठीक है, what is the tension in each case? तो पहले हम कंसीडर करते हैं केस A, here force is acting on object A। तो A पे जो फोर्स लगता है वो है यहाँ पे, कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 600 न्यूटन। F इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ठीक है, चलो हमें फाइंड करना है कि जब फोर्स ऑब्जेक्ट ए पे लगता है तो ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। सो मैंने तुमको बता दी कि टेंशन ऑलवेज दोनों एंड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये एंड के ऊपर वजह से टेंशन यहाँ पे लगेगा और इसकी वजह से टेंशन यहाँ पे लगेगा। सो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि दोनों टेंशन का यूज कैसे करना है। चलो, पहले ये देखो कि ये फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली पूरा सिस्टम ऐसे ट्रैवल करेगा। तो पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेगा। सो लेट्स फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। पूरे सिस्टम का हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का मास लिखना पड़ेगा ना। फोर्स दिया है हमें 600, M1 है 10, M2 है 20 एंड ये है A। सो 600 इज इक्वल टू 30 इंटू A, 0 0 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू 60/3 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ऑब्जेक्ट इतने एक्सेलरेशन से जाएंगे। भाई कहाँ पे जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब फोर्स यहाँ लग रहा है
तो एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेगा, ये डायरेक्शन में। तो वर्चुअल फोर्स कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे। सो पहले सिर्फ इतना केस देखो। अब ये केस के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है तो उसको साइड में ऐसे पॉइंट दिखा दो। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F 600 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स लग रहा है T। बट ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इस पे वर्चुअल फोर्स लगेगा पीछे, तो वो लगेगा यहाँ पे टेंशन भी लगेगा और यहाँ पे लगेगा वर्चुअल फोर्स MA भी लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? T, टेंशन भी यहाँ पे लगेगा और वर्चुअल फोर्स भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप बैलेंस करो, यहाँ पे लग रहा है F और यहाँ पे लग रहा है T प्लस MA। ये F और यहाँ पे T प्लस MA। भाई F कितना है? तो F है 600। टेंशन हमें फाइंड करना है। A ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 10 और उसका एक्सेलरेशन कितना था? 20। तो 600 इज इक्वल टू T प्लस 200। तो टेंशन हो गया हमारा 400 न्यूटन। टेंशन कितना हो गया? 400 न्यूटन। रेडी? चलो, अब मान लो कोई बोले कि भाई मेरे को तो ये टेंशन से फाइंड करना है, तो भी हो सकता है। तो अब बी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये है ऑब्जेक्ट बी, उस पे यहाँ पे टेंशन लग रहा है। ये फोर्स तो हमने किस पे लगाया? इस पे लगाया है, इस पे नहीं लग रहा है तो वो ड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, बट हमारा बी ऑब्जेक्ट आगे जरूर जा रहा है तो उसमें वर्चुअल फोर्स लगेगा पीछे, तो वो लगेगा MA। अब इनको बैलेंस करो, T इज इक्वल टू MA। T हमें फाइंड करना है। बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 20 और वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था? 20। तो यहाँ पे हमें टेंशन अगेन मिला 400 न्यूटन। तो तुम ये केस को स्टडी करो या ये केस को स्टडी करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर इसको स्टडी कर रहे हो तो फोर्स भी कंसीडर करना है, टेंशन भी कंसीडर करना है, और ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो MA लगेगा पीछे। ये रहा टेंशन और MA पीछे लग रहा है, और इसमें टेंशन आगे लगेगा और MA पीछे लगेगा। सिंपल ना? चलो, अब सेम थिंग, अब हमें क्या करना है भाई? बी पे फोर्स लगाना है। ये है ऑब्जेक्ट ए, इसका मास है 10 kg। ये हमारा थ्रेड, ये ऑब्जेक्ट बी और इसका मास है 20 kg। एंड नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट बी। दिस इज अवर पार्ट बी। 600 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं राइट हैंड साइड पे। ऑब्वियसली तो यहाँ पर भी दो एंड्स पे टेंशन लगेगा, एक टेंशन यहाँ पे लगेगा और ये टेंशन यहाँ पे लगेगा। अब ये केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली कि फोर्स लग रहा है तो दोनों ऐसे ही ट्रैवल करेंगे। कितने एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेंगे? F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो सेम वैल्यू ही मिलेगी। फोर्स है हमारा 600 न्यूटन, ये हो जाएगा 30 इंटू A। तो A हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगेन हमारे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स आगे जाएंगे इतने एक्सेलरेशन से। ठीक है, चलो अब मान लो कि ये टेंशन को कंसीडर करना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये है ऑब्जेक्ट बी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन F और यहाँ पे लगेगा टेंशन T, और ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, वर्चुअल फोर्स MA। बैलेंस करो, यहाँ पे लग रहा है F, यहाँ पे लग रहा है T प्लस MA। रेडी? चलो, फोर्स कितना है? 600 और यहाँ पे टेंशन T प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 20 और एक्सेलरेशन कितना है भाई? 20। तो 600 इज इक्वल टू T प्लस 400। सो T इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ये टेंशन पे अब 200 न्यूटन लगेगा। पर कोई बोले नहीं मेरे को तो ये टेंशन कंसीडर करना है, तो उसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए पे यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है और फोर्स तो हमने इस पे लगाया है
इस पे नहीं लगा है तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्चुअल फोर्स ma, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट आगे तो जा ही रहा है। चलो तो T इज इक्वल टू ma। भाई ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है तो मास भी इसी का रखेंगे, वो है 10, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिला है हमें 20, तो T हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन। तो दोनों केस में सेम आंसर आया, ये करो या ये करो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी, चलो सो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना था वो दोनों के आंसर मिल चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, और स्टेप बाय स्टेप करो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 5 मिनट का वीडियो देखो, उसको लिखो, अगेन 5 मिनट का वीडियो प्ले करो, अच्छे से देखो, लिखो, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करके पूरे दिन में एक वीडियो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स भी कर सकते हैं, को बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। स्टिल माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यू, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.